647 ईस्वी के बाद गुप्तों के शासनकाल में स्थापित भारत की राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद गुप्तों के शासनकाल में स्थापित भारत की राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जो आपस में संघर्षरत थे। उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जो आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप नए राजवंश उभरे जिन्हें राजपूत राजवंश कहा जाता है। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप नए राजवंश उभरे जिन्हें राजपूत राजवंश कहा जाता है। इस काल को राजपूत काल कहा जाता है क्योंकि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन्हीं राजपूतों का इतिहास है। इस काल को राजपूत काल कहा जाता है क्योंकि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन्हीं राजपूतों का इतिहास है। स्मिथ के अनुसार राजपूतों ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर मुसलमानों के आधिपत्य तक उत्तरी भारत में प्रभावशाली भूमिका निभाई। स्मिथ के अनुसार राजपूतों ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर मुसलमानों के आधिपत्य तक उत्तरी भारत में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय राजपूत युग कहा जाता है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत कौन थे? इस प्रश्न पर विद्वानों के बीच मतभेद हैं और कई विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन कोई भी सर्वमान्य नहीं है। इस प्रश्न पर विद्वानों के बीच मतभेद हैं और कई विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन कोई भी सर्वमान्य नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। ये प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से मिलता है। ये प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों और बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों और बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत कहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत कहा है। विभिन्न उत्पत्ति सिद्धांत वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व, घोड़ा और अस्त्र हथियार की पूजा करते थे और यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास था। उनके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व, घोड़ा और अस्त्र हथियार की पूजा करते थे और यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास था। उनके शारीरिक गठन से भी यह साबित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। उनके शारीरिक गठन से भी यह साबित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषियों द्वारा अग्निकुंड से हुई थी। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषियों द्वारा अग्निकुंड से हुई थी। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। चौथा योद्धा चौहान था जो सबसे शक्तिशाली था। चौथा योद्धा चौहान था जो सबसे शक्तिशाली था। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन विद्वानों ने इस कथा के प्रतीकों को समझने का प्रयास किया है। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन विद्वानों ने इस कथा के प्रतीकों को समझने का प्रयास किया है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। उनके अनुसार बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उनके अनुसार बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया है। कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है। कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका तर्क सहित खंडन किया है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका तर्क सहित खंडन किया है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। विदेशियों की संतान इतिहासकार जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति का वंशज माना है। इतिहासकार जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति का वंशज माना है। उनके अनुसार ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में आक्रमणकारी के रूप में आईं और यज्ञ द्वारा उन्हें पवित्र कर क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। उनके अनुसार ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में आक्रमणकारी के रूप में आईं और यज्ञ द्वारा उन्हें पवित्र कर क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। V.A.
स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और उन्हें हूणों की संतान बताया। वीए स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और उन्हें हूणों की संतान बताया। विद्वानों के बीच मतभेद का सारांश। अधिकतर विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज मानते हैं, जिनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हो सकता है। अधिकतर विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज मानते हैं, जिनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हो सकता है। जो भी विदेशी जातियां भारत में आईं, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया और हिंदू समाज में समाहित हो गए। जो भी विदेशी जातियां भारत में आईं, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया और हिंदू समाज में समाहित हो गए। डॉक्टर कानूंगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी आज के युग में नहीं चल सकती, लेकिन ये सत्य है कि राजपूतों ने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। डॉक्टर कानूंगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी आज के युग में नहीं चल सकती, लेकिन ये सत्य है कि राजपूतों ने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है।